Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Speed Up Study. So I am back with a new video of polity जिसमें आज हम पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में डिटेल में जानेंगे एंड ये इस टॉपिक का पार्ट नंबर 1 है जिसमें हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो एज यू ऑल नो कि ये पार्ट नंबर 1 है हमारा पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की वीडियो का, जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ जो हमारी 3 इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं जिसमें से सबसे फाइनेंशियल कमेटीज़ के अंदर ही कुछ कमेटीज़ आती हैं, जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड जो नेक्स्ट हमारी कमेटी आती है वो है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़। इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो मैंने वीडियो बनाया है वो हमारे खुद के पर्सनल नोट्स हैं, तो अगर आप चाहें तो इसमें खुद से देखकर भी नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन जो आता है कि हमें पार्लियामेंट्री जो कमेटीज़ हैं उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। एक्चुअली ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए हैं, बट जो पार्लियामेंट को चलाने के लिए जो प्रोसीजर है जो इस चीज़ के अंदर आर्टिकल में आता है वहीं पर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की ज़रूरत हमें महसूस होती है एंड इसी के अंदर हमने पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का यूज़ क्या होता है, ये क्या काम करती हैं। जो इनका काम होता है वो काम होता है हमारी जितनी भी बिल्स जो पास होते हैं हमारे पार्लियामेंट में उसको पूरी तरीके से स्क्रूटिनाइज करने का, यानी कि उसका पूरा तरीके से एनालिसिस करने का एंड उसके अंदर जितनी भी सारी टेक्निकलिटीज़ हैं उसको समझने का। एंड फिर अगर हम ये सवाल भी पूछ सकते हैं, आप लोग ये पूछ सकते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की हमें ज़रूरत क्यों है। वहाँ पर हमारे एमपीज़ और एमएलएज़ हमने जो इलेक्ट करके भेजे हैं वो हैं, फिर हमें अलग से पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनाने की क्या ज़रूरत है। तो आप लोग रियलिटी भी समझते होंगे कि जो हमारे एमएलए और एमपीज़ हैं वो इतने क्वालिफाइड, इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं कि वो जितनी भी हमारी बिल्स की जितनी भी टेक्निकलिटीज़ होती हैं उसको समझ सकें और उसके पीछे का जो भी कारण होता है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कितना रिलेट करता है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो कितने वैलिड हैं हमारे कह सकते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग्स में, उस चीज़ को वो नहीं समझते। तो उसके लिए कोई एक वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सन की ज़रूरत होती है वहाँ पर, जो इस पार्लियामेंट को समझा सके, जो वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उनको समझा सके कि अगर ये बिल पास होगा तो इसके पीछे की ये सारी हिस्ट्री है, ये सारा इसमें असर पड़ सकता है हमारी इंडिया के गवर्नेंस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो वो ये चीज़ें समझा सके। इसलिए हमें पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसमें बात करें कि इनमें मेंबर्स कौन से होते हैं, ये जो हाउस के मेंबर्स होते हैं वही इस पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के मेंबर्स होते हैं। साथ ही साथ उनके साथ जो सेक्रेटरीट्स होते हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले मैंने आपके इस क्वेश्चन को जवाब दे दिया है कि दैट वाई वी नीड पार्लियामेंट्री कमेटीज़। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो एमपीज़ होते हैं वो जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं बिल की वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका एक और मेन कारण है कि जो पार्लियामेंट है वो साल में सिर्फ 3 बार ही मिलती है। कब कब मिलती है? एक तो बजट सेशन में, दूसरा मॉनसून सेशन में, तीसरा विंटर सेशन में। एंड इतने कम समय मिलने की वजह से जो हमारा पार्लियामेंट है वो पूरे साल में सिर्फ 80 से लेकर 140 दिन तक ही फंक्शन कर पाता है, जिसमें ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जो हमारे इतने बड़े बड़े बिल्स जो आते हैं हमारे, जो कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको वो डिस्कस कर सके, इसको एनालाइज कर सके और उस पर काफ़ी लंबी बहस चल सके। तो इतना समय नहीं होता है कि 80 से 140 दिन में 2 या 3 बिल एक साल में लाए जा सके, जिसकी वजह से हमें पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर हमारे सामने रोल आ जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी का, जहां पर ये फंक्शन तब भी करती है जब पार्लियामेंट का सेशन वर्क में नहीं होता है, यानी कि जब पार्लियामेंट सेशन नहीं कर रही होती है तब भी जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है वो फंक्शन करती है। एंड इसका एक और फ़ायदा है कि इसमें जो पीपल्स है, यानी कि इसमें जो मेंबर्स हैं वो लिमिटेड है, इसलिए इसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पार्लियामेंट में इतने सारे लोग जो होते हैं, अगर वो हर कोई अपना वोट देगा तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, किसी भी एक बिल को पास होने में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगा। लेकिन अगर वहीं पर लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल होंगे तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं लोगों को डिस्कस करके कोई फैसला सुनाना है। सो दिस इज़ द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट में निभाती है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को कह सकते हैं उसके फंक्शन के बेसिस पर 2 क्लासिफिकेशन में किया गया है। सबसे पहला है स्टैंडिंग कमेटी एंड दूसरा है एड हॉक कमेटी। यानी कि स्टैंडिंग कमेटी वो होती हैं जो परमानेंट इन नेचर होती हैं, यानी कि वो चाहे कोई भी बिल पास हो वो हर साल अपने इलेक्ट होती है, उनका एक टर्म होता है, इनका एक टेन्योर होता है, तो वो वहाँ के लिए इलेक्ट होती है स्टैंडिंग कमेटी। वहीं अगर एड हॉक कमेटी की बात करें तो वो एक टेम्परेरी इन नेचर होती है, यानी कि उनको कोई स्पेशल बिल को पास कराने के लिए उनका गठन किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी में
टोटल 44 मेंबर्स होते हैं। और एडहॉक कमेटी में अगर देखा जाए तो 2 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली आती है इंक्वायरी कमेटी एंड सेकंड इट इज़ एडवाइजरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटीज़ में जो कह सकते हैं जो मेंबर्स होते हैं वो 2 हाउसेस से लिए जाते हैं एंड 2 हाउसेस के जो चेयरमैन होते हैं, 2 हाउसेस कौन से हमारे, लोकसभा एंड राज्यसभा, उनके कहने पर जो इसके मेंबर्स होते हैं उनका गठन होता है। फिर एडवाइजरी कमेटी यहाँ पर सबसे मेन होती है, जहाँ पर जब भी कोई बिल आता है हमारे पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए तो उसको सारे हाउसेस के पास भेजा जाता है, उनसे ये वोट आउट कराने के लिए कि उसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए या जॉइंट कमेटी के पास। यानी कि एडवाइजरी कमेटी के भी 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सिलेक्ट कमेटी, दूसरा होता है जॉइंट कमेटी एंड थर्ड ऑप्शन उनके पास ये भी होता है कि इस बिल को पब्लिक ओपिनियन के पास भी भेजा जाए। जो अब सिलेक्ट कमेटी और जॉइंट कमेटी है उनमें डिफरेंस क्या है। सिलेक्ट कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं वो कोई भी एक सिंगल हाउस से आए होते हैं, बल्कि जो जॉइंट कमेटी अगर बनती है तो वो दोनों हाउसेस से मेंबर्स वहाँ के लिए जाते हैं। अब इसको आप समझ लीजिए कि एडहॉक कमेटीज़ कैसे वर्क करती हैं, यानी कि सिलेक्ट कमेटी और जॉइंट कमेटीज़ कब कब काम आती हैं, कैसे कैसे वर्क करती हैं। मान लीजिए एक बिल है वो हाउस में डिस्कशन के लिए आया, फिर इस बिल को ओपन कर दिया जाता है हाउसेस के लिए कि उसको सिलेक्ट करें कि वो सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए या फिर जॉइंट कमेटी में। अगर वो सिलेक्ट कमेटी के लिए वोट आउट हो जाता है तो फिर जिस हाउस में ये मोशन पास किया गया है वहीं पर ये उसके मेंबर्स चुन लिए जाते हैं एंड इस बिल को आगे फर्दर एनालिसिस के लिए भेज दिया जाता है। वहीं अगर जॉइंट कह सकते हैं जॉइंट कमेटी के लिए अगर भेजा जाता है तो फिर जिस हाउस में ये मोशन पास हुआ है, मान लीजिए वहाँ के मेंबर्स ने बोला कि हम इस बिल को जॉइंट कमेटी में भेजना चाहते हैं, इसका जो एनालिसिस है वो हम जॉइंट कमेटी से कराना चाहते हैं, तो वहीं पर जॉइंट कमेटी में मान लीजिए लोकसभा से ये चीज़ पारित हुई, फिर वहीं पर ये बिल अब जाता है, ये जो डिसीजन है फिर वो राज्यसभा को भेजा जाता है, वहाँ से भी वोट आउट होकर वो भी एग्री कर जाते हैं कि हाँ ठीक है हम इस बिल को जॉइंट कमेटी के द्वारा एनालिसिस करवाएंगे इसका। फिर जो चेयरमैन होते हैं वो उन दोनों हाउसेस से बोलते हैं कि आप अपने हाउसेस से, यानी कि हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 2 दोनों से अपने जो मेंबर्स हैं वो वहाँ पे भेज दीजिए, जिसमें से हम कोई एक चेयरमैन चुनकर उस मेंबर का जो जॉइंट कमेटी का मेंबर है उसमें से कोई एक चेयरमैन बना दे, जहाँ पर ये बिल आगे जाके फर्दर एनालिसिस के लिए जा सके। तो इस तरीके से जॉइंट कमेटी में मेंबर्स इलेक्ट होते हैं और फिर वहाँ पर बिल डिस्कशन के लिए आगे फर्दर जाता है। अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जाने के, दैट कमिटीज़ कैन अमेंड बिल विदाउट ऑल्टरिंग द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, यानी कि जितनी भी ये कमिटीज़ हैं वो बिल को ऑफ कोर्स अमेंड कर सकती हैं। अगर उसमें कोई ख़राब चीज़ है या फिर जो हमारी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वर्क नहीं कर रही है कोई चीज़, तो उसको अमेंड कर सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं। बट जो उसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, यानी कि वो जिस चीज़ के लिए वो बिल आया है उस चीज़ को वो चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात यहाँ पर है कि मान लीजिए अगर किसी भी मान लीजिए जॉइंट कमेटी बनी है, उस जॉइंट कमेटी में कुछ मेंबर्स लोकसभा के हैं, कुछ मेंबर्स राज्यसभा के हैं। अब यहाँ पर मेजॉरिटी जो पीपल है, वहाँ के जो मेजॉरिटी में जो मेंबर्स हैं वहाँ पर वो किसी एक डिसीजन पे आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो वहाँ पर उस डिसीजन को मानने से इनकार कर देते हैं, वो उस डिसीजन को नहीं मानते, यानी कि वो डिसीजन उनके हक में नहीं है या फिर वो उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करते हैं। इस केस में वो क्या कर सकते हैं, वो अपना जो कह सकते हैं माइन्यूट्स ऑफ डिसेंट शो कर सकते हैं, यानी कि माइन्यूट्स ऑफ डिसेंट्स अपनी रिपोर्ट पेश कर सकते हैं अपने चेयरमैन के सामने कि सर ये जो मेजॉरिटी में ये लोग जो डिसीजन ले रहे हैं मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, यानी कि मेरे हिसाब से ये डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। फिर बाकी का चेयरमैन और पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर ये सारी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं कि मेजॉरिटी का डिसीजन लिया जाए या फिर इस बिल को दोबारा से किसी डिस्कशन के लिए भेजा जाए। अब नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटीज़ के बारे में जानते हैं। स्टैंडिंग कमेटीज़ हमने देखा जैसे कि पार्लियामेंट कमेटीज़ के 2 पार्ट होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी में हमने इंक्वायरी कमेटी के बारे में पढ़ा, जिसमें से साफ साफ आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ इंक्वायरी करने का काम रहता है इंक्वायरी कमेटीज़ का, एंड एडवाइजरी कमेटी का एडवाइस देने का भी काम रहता है। लेकिन एक बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये जो जितनी भी सारी कमेटीज़ हैं वो सारी की सारी एडवाइजेबल इन नेचर है, यानी कि ये सिर्फ एडवाइस दे सकती हैं। ये ज़रूरी इनके लिए मतलब कह सकते हैं पार्लियामेंट के लिए इनका डिसीजन जो है वो बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि पार्लियामेंट इन द फाइनल वो अपना डिसीजन लास्ट सुनाएगी, जो फाइनल डिसीजन है वो पार्लियामेंट का ही माना जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं स्टैंडिंग कमेटी में, जहां पर 44 डिफरेंट कमेटीज़ होती हैं। सबसे पहले हम स्टैंडिंग कमेटीज़ के भी पार्ट्स देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले होती है फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, सेकंड दैट इज डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, एंड थर्ड दैट इज अदर स्टैंडिंग कमेटीज़, जिसमें काफ़ी सारी स्टैंडिंग कमेटीज़ आती हैं, जिसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज कमेटी टू इंक्वायर, कमेटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल, एंड कमेटी
दैट इज रिलेटेड टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ हाउसेस, जहां पर 17 कमिटीज आती हैं, जिसके बारे में हम पार्ट 2 में आगे पढ़ने वाले। तो आज के इस वीडियो में हम मेनली जो है क्या पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, जिसके अंदर 3 कमिटीज आती हैं। एक तो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, सेकंड दैट इज एस्टिमेट्स कमेटी, एंड थर्ड दैट इज कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, एंड सेकंड दैट इज डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, जिसके अंदर 24 स्टैंडिंग कमेटीज आती हैं। तो ये दोनों चीजें हैं वो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, एंड ये जो चीज है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी के बारे में, जहां पर सबसे फर्स्ट कमेटी जो हमारी आती है वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं। जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कि सबसे ओल्डेस्ट कमेटी है, कब बनी थी, 1921 में, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, यानी 1919 एक्ट में इस कमेटी के बारे में जिक्र किया गया था, एंड 1921 में इसको फॉर्म किया गया। इस कमेटी को हमारे पार्लियामेंट का वॉच डॉग भी कहा जाता है, यानी कि ये सबसे कह सकते हैं ना, नजर रखने वाली कमेटी भी कहा जाता है इसको पार्लियामेंट की। इसमें अगर मेंबर्स की बात करें तो 22 मेंबर्स होते हैं टोटल, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा से एंड 7 इज फ्रॉम राज्यसभा। ये किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके द्वारा ही ये इलेक्ट किए जाते हैं बाय PRSTV मेथड। अब इस मेथड के बारे में मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊं, क्योंकि इस टॉपिक का एक अलग वीडियो हो सकता है पूरा लंबा। तो अगर आप में से किसी को इस मेथड के बारे में पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस जो कमेटी है, इस कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, इस कमेटी का चेयरमैन जो होता है इन्हीं मेंबर में से कोई चुनकर आता है, जिसको कौन अपॉइंट करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड कन्वेंशनली दैट इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी। यानी कि जो चेयरमैन है यहाँ का वो कन्वेंशनली, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सालों से चलता आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ का जो चेयरमैन है वो रूलिंग पार्टी से ही अपॉइंट किया जाता है, एंड इसको अपॉइंट कौन करता है, दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें नॉट ओनली दिस कमेटी बट यहाँ की जितनी भी सारी कमेटीज हैं वो उनमें किसी में भी कोई भी मिनिस्टर वहां का मेंबर नहीं बन सकता। क्योंकि आप खुद ही सोचिए यहाँ पे जो कमेटीज बनाई गई हैं वो क्यों बनाई गई हैं, जितनी भी ये जो रूलिंग पार्टी की जो सरकार है वहां पर वो अगर कोई बिल पास कर रहे हैं, वो कोई अगर फाइनेंशियल खर्चा कर रहे हैं किसी भी बिल को लेकर आने में, कोई भी स्कीम लेकर आने में, तो वहां पर कितना खर्चा हुआ है, कितनी जो स्कीम्स हैं वो लागू ग्राउंड वर्क पे एक्चुअली में हुई है या नहीं हुई है, इसको देखने के लिए। एंड अगर इसका चेयरमैन या फिर इसका कोई मेंबर कोई मिनिस्टर ही बना देंगे तो फिर इट इज नॉट फेयर, और या फिर इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट कि वो सही रिपोर्ट देगा पार्लियामेंट में, क्योंकि वो उसी की मिनिस्ट्री है तो वो तो सही रिपोर्ट देगा कि हाँ सर ये सब काम हो चुका है, बट इट इज नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए इसमें ये रूल बनाया गया है कि इनके जो मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी उस चीज का मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर कोई भी मिनिस्टर है तो वो कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। अगर इसकी टर्म या टेन्योर की बात करें तो वो होता है 1 ईयर। अब इसके नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शंस के बारे में। अब फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करी। अब इस कमेटी का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, क्या काम होता है, फंड्स को इंश्योर करना जो कि विथड्रॉन हुए हैं, कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और उसको देखना कि कहीं वो सही जगह पर और सही तरीके से यूज हुए हैं या नहीं हुए हैं। और इन सब चीजों का जो ऑडिट है, यानी कि जो इसका पूरा बही खाता है, हिसाब किताब है, वो कौन रखता है, खुद ऑडिट बाय CAG, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो हमारे हैं, कंप्लीट इसका जो लेखा जोखा है वो हमारे CAG ही इसका देखते हैं। CAG इसमें से हमारे 3 रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो कि सबसे पहले है ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रिसिएशन, सेकंड दैट इज ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल अकाउंट्स, थर्ड दैट इज ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल अंडरटेकिंग्स, सॉरी इट इज पब्लिक अंडरटेकिंग्स। और ये जो CAG ऑडिट रिपोर्ट्स बनाते हैं वो पार्लियामेंट के सामने रखी जाती हैं बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि CAG जो होते हैं वो अपनी रिपोर्ट कहां पर सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट के पास में, एंड प्रेसिडेंट फिर ये जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं अपनी। ओके, तो कौन कौन सी 3 रिपोर्ट्स होती हैं, ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रिसिएशन, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल अकाउंट्स, एंड थर्ड दैट इज ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। एंड ये जो रिपोर्ट्स होती हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा फिर बाद में रेफर किए जाते हैं। PAC टेक केयर पर्टिकुलरली ऑन अप्रिसिएशन अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, यानी कि जो कह सकते हैं जो PAC यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो मेनली इन 2 अकाउंट्स पर ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि इस अकाउंट को फोकस करने के लिए हमने अलग कमेटी बना रखी है। तो इसलिए जो PAC का जो मेन मोटिव है वो ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रिसिएशन पे, अप्रिसिएशन अकाउंट्स पर है और फाइनेंशियल अकाउंट्स पर है। अगर इन दोनों का फंक्शन देखें कि अप्रिसिएशन अकाउंट्स में क्या क्या होता है, अप्रिसिएशन अकाउंट्स में वो ये चेक करते हैं कि जो अमाउंट सैंक्शन हुआ है किसी भी स्कीम के लिए और जो अमाउंट अवेलेबल करवाया गया है उस मिनिस्ट्री को या फिर उस जो भी ऑथराइज्ड है उसके लिए,
वो दोनों को वेरीफाई किया जाता है। यानी कि जितनी मनी सैंक्शन हुई है, यानी कि जितनी मनी हमने पेपर में लिख के दी है कि इतनी मनी इस स्कीम को जानी है, उतना ही पैसा क्या इस स्कीम को गया है, कहीं कम गया है या ज्यादा गया है, ये दोनों चीजों को ये चेक करते हैं। वही फाइनेंशियल अकाउंट्स में ये क्या करते हैं, दैट कंटेन्स द डेटा अबाउट एनुअल रिसीप्ट एंड डिसबर्समेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि ये पूरा एनुअल लेखा जोखा रखते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, कितना पैसा किस चीज के लिए किस चीज के लिए यूज किया गया है, कितना पैसा निकला, कितना पैसा आया। तो इस चीज में ये फाइनेंशियल अकाउंट्स यहाँ पर चेक करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन करता है कि जो मनी स्पेंड की गई है क्या वो लीगली अवेलेबल थी, यानी कि ये जो मनी इन्होंने मांगी है और इनको ये जो मनी दी गई है क्या वो सच में अवेलेबल भी थी हमारे सरकार के पास, या फिर ये कहीं से कह सकते हैं ब्लैक मनी के द्वारा कहीं से आया है। फिर यहाँ जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो एग्जामिन करती है ताकि ये कोई इरेगुलरिटीज तो नहीं हो रही, यानी कि जो डेटा कह सकते हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जो पैसा निकाला गया है उसको वो डिस्कस करते हैं आगे कि अगर कहीं से जितना पैसा आया है, जितना पैसा गया है, वो इसमें कहीं कोई इरेगुलरिटीज तो नहीं आ रही है, ये जो सारी चीजें जो कह सकते हैं हिसाब है वो सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर इनका सिर्फ यही फंक्शन होता है। अब लीगली अवेलेबल का मतलब क्या है, ये जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो उन्हीं द्वारा हुआ है जिसके पास ये अथॉरिटी है या नहीं, या किसी और के नाम पे ये गलती से सैंक्शन हो गया है, या गलती से या फिर जानबूझकर कोई फ्रॉड हुआ है। इस चीज को ये चेक करती है। लीगली अवेलेबल का मतलब क्या है, लीगली अवेलेबल का मतलब है जिस अथॉरिटी को ये पैसा मिलना चाहिए क्या उसी अथॉरिटी को दिया गया है। इट ऑल्सो एग्जामिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमीज, प्रूडेंस, विजडम एंड प्रॉपराइटरी। यानी कि ये उस तरीके से भी एग्जामिन करती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जहां पर कि खर्चा बचाने के लिए, मतलब आप ये समझिए कि जहां पर पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए था, कहीं ज्यादा खर्च वहां पर किया तो नहीं गया, जहां कम में काम चल सकता था कहीं उन्होंने वहां पर ज्यादा पैसा खर्च तो नहीं कर दिया। प्रूडेंस यानी कि एबिलिटी टू गवर्न, जिसके पास ये कह सकते हैं गवर्न करने की शक्ति है या एबिलिटी है, क्या उसी के पास ये पैसा गया है। जिसके पास ये पैसा गया है क्या उसको खर्च करने की समझ है, दैट इज विजडम। एंड प्रॉपराइटरी यानी कि ये जो पैसा गया है वो रिलेटेड टू ऑनर है या फिर नहीं है, ये किसी ओनर से गया है पैसा या फिर किसी डबल मीन्स से ये पैसा लीगली अवेलेबल कराया गया है। जिसके द्वारा हम क्या निकलवा सकते हैं, कुछ ऐसे फ्रॉड के केसेस जहां पर लॉस या करप्शन या एक्स्ट्रावेजेंस या फिर एक्स्ट्रावेगेंस मतलब फिजूल खर्ची, कोई फिजूल खर्ची तो नहीं की गई है, कोई करप्शन तो नहीं हुआ है, कोई ऐसा तो नहीं है कि हमने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम निकाल के स्टेट गवर्नमेंट में स्कीम भेजने के लिए जो मनी ट्रांसफर किया है वो कहीं लॉस्ट तो नहीं हो गया है, कोई ट्रांजेक्शन में कोई खराबी तो नहीं आ गई है। तो ये सब चीजों को देखने के लिए हमारे पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बैठाई गई है, जहां पर वो दो अकाउंट्स को मेनली जज करते हैं, अप्रिसिएशन अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब इसमें मैंने बता दिया कि अप्रिसिएशन अकाउंट्स में क्या 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 होता है और फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या होता है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन कि अब जैसे कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर मेंबर्स तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के एमपीज ही होते हैं। तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि एमपीज इतनी सारी टेक्निकलिटीज समझ में नहीं आ पाती है उनको, तो फिर ये लोग इतनी सारी जो रिपोर्ट्स वगैरह बनाई गई हैं, इतने इतने बड़े बड़े इतनी सारी बल्कि जो नोट्स हैं उनके ऑडिट रिपोर्ट्स के, वो कैसे समझ पाएंगे जो सीएजी ने बनाए हैं। तो यहाँ पर सीएजी ही उनको असिस्ट करते हैं अपनी रिपोर्ट समझाने में, यानी कि उन्होंने वो बोलते हैं कि हमने रिपोर्ट बनाई है ना, हम समझाएंगे आपको। इसीलिए जो सीएजी है उनको फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड फॉर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी कहा गया है। यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है हमारे, उनको फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड कहा गया है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द लिमिटेशंस ऑफ पीएसी। अब ये जो लिमिटेशंस मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ये मोस्ट ऑफ द कमिटीज में मोर और लेस सेम ही है, तो आपको बार बार ऐसे पढ़ने की या फिर बार बार हर किसी कमेटी के लिए अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें जो पढ़ा रही हूँ ये सारी जो लिमिटेशंस है वो सब में सेम यूज होने वाली है, तो आप एक जगह लिमिटेशंस रखकर उसको इकट्ठा याद कर सकते हैं। एंड हर किसी, अगर आपको कहीं लिखने में आता है तो आप हर किसी कमेटी के बारे में ये जो लिमिटेशंस है वो सब जगह सेम लिख सकते हैं। सबसे पहले इसका जो लिमिटेशंस है, यानी कि सबसे पहले इसका जो डीमेरिट है कि इसका जो एनालिसिस है वो पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम एनालिसिस मतलब पोस्टमार्टम कब होता है किसी बॉडी का, जब कभी भी वो कोई इंसान की डेथ हो जाती है उसके बाद पोस्टमार्टम होता है। ये तो नहीं है ना कि अगर हम कोई इंसान मरने वाला है उससे पहले ही उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाए कि इस कारण से ये मरने वाला है, नहीं। जब वो मर जाता है तब उसका कारण पता चलता है कि वो मर गया है किस कारण की वजह से। इन द सेम वे जब ये रिपोर्ट पास हो जाती है, जो मनी जो सैंक्शन हुआ होता है वो सबको अवेलेबल हो जाता है, एंड इसमें अगर कोई खराबी आती है तो उसके बाद ये जांच की जाती है कि ये खराबी कहाँ कहाँ आई है और किस किसने ये जो करप्शन है या फिर जो लॉस का मामला है, एक्स्ट्रा विजिलेंस का मामला है, वो कहाँ पर कैसे कैसे दिख रहा है।
ये पहले से एनालिसिस करके नहीं बता सकती कि ये जो पैसा है वो कहाँ कहाँ खर्च करना चाहिए एंड कहाँ कहाँ पर ये नहीं खर्च करना चाहिए। तो इसका ये जो डिमेरिट है कि पोस्टमार्टम एनालिसिस, अब तो कुछ नहीं हो सकता ना वैसे भी, क्योंकि पैसा सैंक्शन हो चुका है, पैसा खर्च हो चुका है, किसने कितना करप्शन किया उसको बाद में बताने से क्या मतलब है, क्योंकि करप्शन तो हो चुका है अब। नेक्स्ट डिमेरिट इसका क्या है, ये एक एडवाइजरी इन नेचर है, यानी कि इसका जो रिकमेंडेशन है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी कि ये जो अपना रिकमेंडेशन देगी पार्लियामेंट को वो एक रिकमेंडेशन ही रहेगी। अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसको मना भी कर सकती है और पार्लियामेंट चाहे तो इसको मान भी सकती है, यानी कि वो कोई इन्फोर्समेंट को उनको कह सकते हैं वो बाइंडेड नहीं है इस डिसीजन से। नाउ नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, पीएसी कांट समन अ मिनिस्टर। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो जितने भी मेंबर्स हैं वो किसी भी मिनिस्टर को समन नहीं कर सकते कि आपने ये करप्शन किया है, हम आपको समन करते हैं, आप हमें इसका जवाब दीजिए, नहीं, ऐसा ये नहीं कर सकती। ये इनका काम है बस अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करना इन द फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जहां जिनकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाते हैं, फिर वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को पेश करते हैं एंड प्रेसिडेंट जो होते हैं वो जाकर पार्लियामेंट में अपनी ये रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। फिर वहां पर ये डिस्कशन होता है जिसका ऑफकोर्स पोस्टमार्टम नेचर होने की वजह से कोई औचित्य नहीं बनता है। नेक्स्ट दैट इज डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरवेंशन इनका बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी कि अगर मान लीजिए इन्होंने अगर खर्चा बताया है कि अगर पार्लियामेंट में 1000 रुपए खर्च होने हैं इस दिन में, और अगर किसी मिनिस्टर ने या फिर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अगर मान लीजिए 4 समोसे या 4 चाय एक्स्ट्रा मंगा ली है, तो उसकी खर्चे पर ये लोग नहीं बोल सकते कि हमने आपको सिर्फ 1000 रुपए दिए हैं, आप 1000 रुपए से 100 रुपए एक्स्ट्रा नहीं खर्च कर सकते। तो ये बोलने का हक पीएसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जो कह सकते हैं पार्लियामेंट का कैसा चल रहा है उस पर इन लोगों को बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं दिया गया है। And also the power of PAC of disallowance of expenditure by department is also not allowed। यानी कि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बोले कि आप इस चीज पे खर्चा नहीं कर सकते हैं, इस चीज पे आपको खर्चा नहीं करना चाहिए, तो ये इनको ये बोलने की भी इजाजत नहीं है, यानी कि ये भी इनको बोलने का हक नहीं दिया गया है। किसको, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, यानी कि ये जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई है उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर भी इशू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन है वो किसके हैंड में है, पार्लियामेंट के हैंड में। ये जो मैंने आपको लिमिटेशंस पढ़ाई है ये सेम रहेंगी मोस्ट ऑफ द कमिटीज के लिए, जैसे कि मैं आपके आगे भी पढ़ाऊंगी तो आप इसमें देखकर मैच भी कर सकते हैं कि ये जो सारी कमिटीज हैं वो सारी की जो लिमिटेशंस है वो सबकी सेम ही है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू दी एस्टिमेट्स कमेटी। हमने देखा स्टैंडिंग कमेटी जिसमें हमारे 3 पार्ट्स थे, जिसमें था सबसे पहला फाइनेंशियल कमेटी, फिर डिपार्टमेंटल कमेटी एंड अदर स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। अब फाइनेंशियल कमेटी में भी हमने 3 पार्ट्स देखे थे, जिसमें था पीएसी एंड सेकंड वी हैव ईसी दैट इज एस्टिमेट्स कमेटी। तो यहाँ पर हम सेकंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एस्टिमेट्स कमेटी, जिसका फॉर्मुलेशन कब हुआ था, 1950 में, और जो कि रिकमेंड करी गई थी हमारे फाइनेंस देन फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो कि थे जॉन मथाई। इनके द्वारा ये कमेटी रिकमेंड की गई थी, जिसमें तब उन्होंने 1950 में ये बनाई गई है। इसके अगर मेंबर्स की बात करें हम तो इसमें मेंबर्स होते हैं टोटल 25 होते थे, लेकिन अब 30 हो चुके हैं फ्रॉम 1956, यानी कि 1950 में जब इसका फॉर्मुलेशन हुआ था तब इसमें 25 मेंबर्स हुआ करते थे, बट आफ्टर 6 इयर्स यहाँ पर 30 मेंबर्स कर दिए गए हैं। एंड ये जो सारे मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे लोकसभा से होते हैं एंड इनको भी पीआरएस-टीवी मेथड से इलेक्ट किया जाता है। अगेन पीआरएस-टीवी मेथड के लिए एक अलग वीडियो रिक्वायर होगा, तो मैं अभी यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि जितने भी मेंबर्स होते हैं वो पीआरएस-टीवी मेथड से इलेक्ट होकर आते हैं। इसका जो चेयरमैन होता है वो मेंबर्स के अमंग ही कोई मेंबर को अपॉइंट करा जाता है, किसके द्वारा, स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। एंड यूजुअली कहाँ से होते हैं, रूलिंग पार्टी से इसके जो चेयरमैन होते हैं। इनका टर्म भी 1 ईयर ही होता है। इसमें आपको जो हर कमेटी में अगर आपको याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप इस कमेटी में हर कमेटी के बस स्टैब्लिशमेंट डेट, रिकमेंडेड बाय किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था वो, और उसके मेंबर्स, बस ये चीज याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो सारी चीजें जो है वो सारी की सारी सेम है। नेक्स्ट आपको जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज याद करने वाली है वो है हर किसी का फंक्शन, और हर किसी का फंक्शन आपको उनके मोस्ट ऑफ द केसेस में उनके नाम से समझ में आ ही जाएगा। बस उसकी जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आपको एक बार पढ़कर देखनी है एंड यू विल बी इजीली कैन लर्न दिस ऑल। अब मान लीजिए इसका फंक्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यूनियन बजट पार्लियामेंट में कोई भी प्रेजेंट होता है, which contains the estimates to government accounts for next financial years। यानी कि एस्टिमेट कमेटी से आपको क्या समझ में आ रहा है, एस्टिमेट का मतलब
अंदाजा लगाना। कमेटी का मतलब ऐसी कमेटी जो भी किसी भी अगर कोई कह सकते हैं अकाउंट्स आ रहा है तो उस पर कोई खर्चा आने वाला है हमारे फ्यूचर में, तो उसका एस्टिमेट करना, यही काम होता है एस्टिमेट कमेटी का। बस इसके बस आप कुछ कह सकते हैं टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आपको याद करने हैं। जैसे कि जितनी भी जो ये क्या कंटेन करता है, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब अंदाजा लगाता है जितने भी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स में हमारे जो भी खर्चे होने वाले हैं, जितनी भी स्कीम्स नई आने वाली हैं या पुरानी स्कीम्स है, उस पर आगे चल के कितना हम खर्चा करने वाले हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना खर्चा आगे होने वाला, उसके बाद एस्टिमेट लगाता है कि इतना इतना खर्चा हो सकता है। और जब खर्चा हो जाएगा उसके बाद ये कौन बताएगा, उसके बाद पीएसी का रोल आ जाएगा कि मतलब खर्चा हो चुका है, अब इसकी रिपोर्ट हम बता रहे हैं कि यहाँ खर्चा इतना इतना खर्चा हुआ है। इसका सबसे मेन फंक्शन आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका सबसे मेन फंक्शन होता है बजट के बारे में एस्टिमेट देना, और अगर कोई बचत करने का कोई तरीका अगर सामने आ रहा है, कोई अल्टरनेटिव मेथड है उनके पास, तो उसको भी सजेस्ट करना। इसलिए इसको कंटिन्यूअस एस्टिमेट कमेटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम अपना जो कह सकते हैं एस्टिमेशन है वो बताती रहती है। ये एक बार में अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करती, बट धीरे धीरे करके बीच बीच में भी पूरे फाइनेंशियल ईयर्स के लिए अपना जो एस्टिमेशन है वो दिखाती रहती है। अब इसमें जो ये वर्ड्स हैं अगर आपको ये याद हो गए तो बस आपको जितनी भी एस्टिमेट्स कमेटी के जितने भी फंक्शन है वो इजीली याद हो जाएंगे। जैसे कि इकोनॉमीज, इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है, बचत। बचत करने का तरीका बताता है। इंप्रूवमेंट्स, अगर कोई बिल पेश हुआ है उसमें कोई इंप्रूवमेंट है या कोई खर्चा बचा सकते हैं हम किसी भी तरीके से, तो उस इंप्रूवमेंट के बारे में बताता है। इस जो हमारे अकाउंट्स है यानी कि जो पैसा है उसकी इफिशियंसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि अगर कोई कम खर्चे में कोई अगर बेहतर चीज मिल रही है हमें तो उस चीज के बारे में बताता है। और अगर कोई अल्टरनेटिव पॉलिसीज से हमारे कोई काम चल रहा है तो उसके बारे में भी हमें एस्टिमेट कमेटी बता रही है। तो ये 4 से 5 वर्ड अगर आप याद रखते हैं तो आपको एस्टिमेट कमेटीज के फंक्शंस के बारे में बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। जैसे कि इकोनॉमीज, इंप्रूवमेंट, इफिशियंसी एंड अल्टरनेटिव पॉलिसीज, ये 4 चीजें आप बिल्कुल याद रख लीजिए एस्टिमेट्स कमेटी के लिए। It also ensures the money that is laid out within the limits of the policy or not. यानी कि जो पॉलिसी की जितनी भी लिमिट है, यानी कि इस पॉलिसी में अगर इतना ही खर्चा होना है, अगर इससे ज्यादा खर्चा हुआ है तो इसको भी इंश्योर करती है कि अगर इससे ज्यादा खर्चा ना हो इस पॉलिसी में, क्योंकि उन्होंने पहले से एस्टिमेट लगा लिया है कि इस पॉलिसी में इतना ही खर्चा होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा खर्चा होता है तो उसको भी, इस चीज को भी इंश्योर करते हैं। एंड बजट में जो पार्लियामेंट है उसमें बजट हम कैसे पेश करेंगे, नॉट वी बट द फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे कि अभी 2-3 साल से हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं वो बजट पेश कर रही हैं, उसका भी किस फॉर्मेट में उनको वो बजट प्रेजेंट करना है पार्लियामेंट में, वो फॉर्मेट भी हमें कौन बताता है, एस्टिमेट कमेटी ही हमें सजेस्ट करती है। एंड टाइम टू टाइम ये प्रेजेंट होती है थ्रू द होल फिस्कल ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जितना भी फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें टाइम टू टाइम अपना ये एस्टिमेशन रिपोर्ट देती रहती है कि इस पॉलिसी में शायद इतना खर्चा हो सकता है, इस पॉलिसी में इतना खर्चा हो सकता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब लिमिटेशन ऑफ दैट इज एस्टिमेट्स कमेटी, जो कि सेम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से। बजट एस्टिमेट्स ऑलरेडी वोटेड बिफोर द कमिटी रिप्रेजेंट्स रिपोर्ट्स टू द पार्लियामेंट, यानी कि इसमें भी वही पोस्टमार्टम नेचर होता है इसका, यानी कि बजट पहले से ही एस्टिमेट मतलब कह सकते हैं एस्टिमेट्स पहले से ही हो जाता है, पहले से ही पेश हो जाता है, जिससे पहले वो अपनी रिपोर्ट दे सके, यानी कि बाद में ही अपना ये रिपोर्ट देना है। यानी कि किसी ने सुना ही नहीं कि इसमें कितना एस्टिमेशन हो सकता है, आगे वाली जितनी भी स्कीम्स हैं, आगे आने वाली जितना भी फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो हम बजट पेश कर रहे हैं उसका कितना लगभग अंदाजा कितना खर्चा हो सकता है, ये रिपोर्ट आने से पहले ही वहां पर बजट पेश हो जाता है ऑलरेडी। सो दिस इज व्हाट इज पोस्टमार्टम इन नेचर। नो क्वेश्चन रेजेस ऑन पॉलिसी लेड डाउन, अगर कोई पॉलिसी लेड डाउन हो गई है, कोई पॉलिसी बनाई गई है तो उस पर ये लोग कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते कि आपको ये पॉलिसी नहीं लानी चाहिए या फिर लानी चाहिए, या फिर इससे खर्चा ज्यादा हो सकता है, या फिर आप इसमें और ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन ये लोग नहीं पूछ सकते हैं। ये भी अगेन एडवाइजरी इन नेचर होते हैं, सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं। एग्जामाइन सर्टेन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ओनली, कुछ ही डिपार्टमेंट्स और कुछ ही मिनिस्ट्रीज ऐसी है जिसको ये लोग एग्जामाइन कर सकते हैं, बाकी की जो हर जो मिनिस्ट्री है और डिपार्टमेंट है उसको वो एग्जामिन नहीं कर सकते। इट ऑल्सो लेक्स द एक्सपर्ट असिस्टेंस एज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इनके पास कोई एक्सपर्ट असिस्टेंट भी नहीं होती है जिस तरीके से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास हुआ करती थी, किसकी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, क्योंकि वो खुद पर्सनली जाकर इस कमेटी को असिस्ट करते थे और अपनी रिपोर्ट जो है वो समझाते थे। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इसमें आपको सबसे पहले इसको याद रखना है कि कब फाउंडेड हुई थी। इट इज इन 1964।
and that is recommendation on the recommendation of कृष्णा मेनन कमेटी। कृष्णा मेनन कमेटी के द्वारा ये जो कमेटी है वो रिकमेंड की गई थी कब? 1964 में। अगर इसके मेंबर्स के बारे में देखें तो इसमें मेंबर्स होते हैं टोटल 15 हुआ करते थे, जिसमें से 10 हुआ करते थे लोकसभा से और 5 हुआ करते थे राज्यसभा से। फिर ये इंक्रीज होकर कितने हो गए? 22, दैट इज 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 दैट इज फ्रॉम राज्यसभा। यहाँ पर भी इलेक्शन किसके द्वारा होता है? PRSTV मेथड के द्वारा। नो मिनिस्टर कैन बी ए मेंबर, मिनिस्टर इसके मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। चेयरमैन कौन होगा? वही मेंबर्स में से ही कोई चेयरमैन चुना जाएगा और किसके द्वारा चुना जाएगा? दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। इनका भी टर्म 1 ईयर तक ही होता है। अब सबसे पहले पब्लिक अंडरटेकिंग्स की कमेटी के बारे में जाने तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स ही क्या होती है। पब्लिक अंडरटेकिंग्स यानी कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी कह सकते हैं यूटिलिटी वाली जो चीजें होती है जितनी भी, जिसकी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास 50% से ज्यादा हो। यानी कि किसी भी चीज को अगर गवर्नमेंट 50% से ज्यादा ओन करती है तो वो सारी चीजें, वो सारे असेट्स पब्लिक अंडरटेकिंग्स में आ जाते हैं। एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो कमेटी होती है उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सोशल वेलफेयर से नहीं, एक बिजनेस साउंड माइंड से आप इस कमेटी को चलाएं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अगर कंप्लीटली सोशलाइजेशन करेंगे या फिर कंप्लीटली सोशल हो जाएगी गवर्नमेंट तो वो जो हमारा खर्चा है वो नहीं चला पाएगी। अगर सोशल कंप्लीटली होना है तो फिर उसको सब चीजें फ्री में देना चाहिए, क्योंकि हम टैक्स अगर दे रहे हैं गवर्नमेंट को तो उसको हर चीज फ्री में देना चाहिए। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो हर चीज हमें फ्री में नहीं दे सकती, क्योंकि उसको अगर बिजनेस माइंडेड तरीके से अगर वो नहीं चलेगी तो वो आगे चल के हमारा जो डेवलपमेंट है वो आगे और नहीं हो पाएगा। जो चीजें हमें मिल रही हैं और हमारे जो रिसोर्सेस है उसको आगे नहीं बढ़ा पाएगा, और जो हम रिसोर्सेस अभी यूज कर रहे हैं उसको लगातार कंज्यूम करते जाएंगे एंड न्यू रिसोर्सेस कभी डेवलप ऐसे हो ही नहीं पाएंगे। तो पब्लिक अंडरटेकिंग्स और जो कमेटी है पब्लिक अंडरटेकिंग्स की, उसका मेनली काम यही है कि वो एक साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स पर चले। जितने भी अगर बिल्कुल भी बिजनेस पे नहीं उतरना है, लेकिन ठीक ठाक बिजनेस प्रिंसिपल्स जो होते हैं, नॉर्मल बिजनेस प्रिंसिपल्स, उस पर चले। एंड जितनी भी प्रूडेंट कमिटीज होती है उसकी प्रैक्टिस वो परफॉर्म करें। अब इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। ये क्या क्या चीजें एग्जामिन करती है? रिपोर्ट्स और अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, यानी जितनी भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, जितनी भी ऐसी असेट्स हैं, जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं, जितनी भी ऐसी कह सकते हैं माइंस हैं, या फिर जितनी भी जैसे ऑयल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये सारी जो कमेटी, ये जो सारी कंपनीज हैं, इनकी रिपोर्ट और अकाउंट्स को एग्जामिन करती है कौन? कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। साथ ही साथ ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है किसके ऊपर? पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके लिए अलग कमेटी बनाई गई है। तो यही कमेटी है कौन सी? कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब जो रिपोर्ट्स थी CAG के द्वारा 3 थी। एक तो अप्रिसिएशन रिपोर्ट्स थी, एक थी फाइनेंशियल अकाउंट्स की रिपोर्ट, और तीसरी थी रिपोर्ट्स और या फिर ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो इसमें से जो अप्रिसिएशन वाली और फाइनेंशियल वाली थी वो तो PAC एग्जामिन कर लिया करती थी, बट जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स की जो रिपोर्ट है वो कौन एग्जामिन करेगा? नहीं, PAC नहीं करेगी। कौन करेगा? कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स उसको एग्जामिन करेगी। अब ये चीज क्या एग्जामिन नहीं करती है? जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती हैं उसको ये जो कमेटी है वो एग्जामिन नहीं करती है। अगेन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसका कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। अब इसका लिमिटेशन देखें, ओनली लेस देन 10 to 12 पब्लिक अंडरटेकिंग रिपोर्ट्स आर एग्जामिन्ड एवरी ईयर। यानी कि टोटल अगर देखा जाए, क्योंकि अगर आप गूगल में भी जाके सर्च करेंगे या फिर किसी एक्सपीरियंस पर्सन से पूछेंगे तो एक जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स की रिपोर्ट्स होती है वो 500 से 800 पेजेस की होती हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर 10 से 12 रिपोर्ट्स भी अगर वो सिर्फ रीड करने बैठ जाए, इट टेक्स अ 15 to 20 डेज एटलीस्ट। अगर वो एक रिपोर्ट अगर रीड करे, एनालिसिस तो करना बाद की बात है, अगर वो रीड करने बैठ जाए तो इट विल टेक 15 to 20 डेज वो 1000 पेज की एक रिपोर्ट को पढ़ने के लिए। सो 10 से 12 अगर पर मंथ एक रिपोर्ट भी एग्जामिन हो रही है, यानी कि रीडिंग के साथ उसका एग्जामिनेशन भी हो रहा है, उसका एनालिसिस भी हो रहा है, उसको स्क्रूटिनाइज भी किया जा रहा है, देन इट इज वेरी इनफ। बट यही चीज उसकी लिमिटेशन भी बन जाती है, क्योंकि एज अ ह्यूमन माइंड इससे ज्यादा वो रिपोर्ट्स रीड और एनालिसिस नहीं कर सकते उसका। अगेन इट इज ऑल्सो इन पोस्टमार्टम इन नेचर, यानी कि ये सब चीजें हो जाती हैं उसके बाद ये लोग उसका एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल मैटर्स पर इनका कोई भी ओपिनियन नहीं होता है। एंड अगेन इट इज ओनली द एडवाइजरी इन नेचर, यानी कि ये जो सिर्फ
एडवाइजरी इन नेचर होती है, एडवाइस दे सकती हैं या फिर इनको कैसे काम करना चाहिए, कैसा काम नहीं करना चाहिए। अगेन इनका जो डिसीजन होता है वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है, ये इनका जो डिसीजन फाइनल डिसीजन के तौर पर नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट, अब हमने जो स्टैंडिंग कमिटीज के जो 3 पार्ट्स थे उसमें से फर्स्ट पार्ट था जो फाइनेंशियल कमिटीज का, उसके तीनों पार्ट्स कवर कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जो कि है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज के बारे में, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी है। अब इसका फॉर्मेशन अगर देखें तो होता है 1993 में। कब होता है? 1993 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा, यानी कि रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा के द्वारा 1993 में इस कमेटी को बनाया गया था। अगर इसके मेंबर्स के बारे में देखें तो 17 थे जब इसको बनाया गया था, बट 2004 में इसको 24 कर दिया गया है। 24 में से जो 16 जो कह सकते हैं मेंबर्स हैं वो लोकसभा के अंडर वर्क करते हैं, एंड जो 8 मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के अंडर वर्क करते हैं। ईच डीआरएससी किसका शॉर्ट फॉर्म है? डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। हर डीआरएससी में 31 मेंबर्स होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कितने हैं ये मेंबर्स, यहाँ कितनी कमिटीज हैं, टोटल 24 में से हर कमेटी के पास 31 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से लोकसभा से होते हैं 21 टोटल मेंबर्स एंड राज्यसभा से होते हैं 10 मेंबर्स। जो ये 16 है वो कमिटीज हैं, यानी कि 24 में से 16 कमेटी लोकसभा के अंडर वर्क करती हैं एंड 8 कमिटीज राज्यसभा के अंडर वर्क करती हैं। एंड इस 24 में से हर कमेटी के पास 31 मेंबर्स होते हैं, यानी कि एक कमेटी के पास 31, फिर दूसरी कमेटी के पास 31, इसी तरीके से करते करते 31 इंटू 24 करें, यानी कि पूरी जो डीआरएससी होती है यानी कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है उसमें 744 मेंबर्स इन टोटल होते हैं। अगर ये जो मेंबर्स की बात किया जाए तो जो लोकसभा से जो 21 मेंबर्स लिए जाते हैं 31 मेंबर्स में से, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, एंड राज्यसभा में से जो ये 10 मेंबर्स लिए जाते हैं वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं या अपॉइंट किए जाते हैं। इसका अगर ऑब्जेक्टिव के बारे में हम देखें तो इट ऑल्सो एग्जामिन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट। अकाउंटेबिलिटी किससे रिलेटेड? फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। ये हमेशा ये जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है वो किस चीज को देखती है? फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, और उसकी पार्लियामेंट में किस तरीके से एग्जीक्यूशन होना है उस चीज को देखती है। नो मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर, यानी कि इस जो कमेटी है इसका कोई भी मेंबर मिनिस्टर नहीं हो सकता। टर्म इसका कितना होता है? अगेन 1 ईयर, यानी कि आपको ये सारी चीजें अगर कॉमन देखने को मिली है तो आपको आपकी जो याद करने की जो कह सकते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो कम हो गए, यानी कि हर कमेटी में आपको अगर कोई भी टेन्योर पूछे तो 1 ईयर। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनमें से कोई भी किसी भी मिनिस्ट्री का मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। सेकेंड जो की बात थी वो सब में कॉमन थी। थर्ड, दैट इज लिमिटेशंस इनकी का बहुत सारी कॉमन है, जैसे कि सारी की सारी कमेटीज जो है वो पोस्टमार्टम इन नेचर है। इनका जो कह सकते हैं इनका जो डे टू डे वर्क में और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। इसी तरीके से काफी सारी चीजें कॉमन है जिसको आप एक बार याद कर सकते हैं, तो आप हर किसी कमेटी के बारे में वहीं से देखकर आप बता सकते हैं। अभी जो 24 कमेटीज के बारे में मैंने आपको बताया उसकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर लगा दी गई है, तो आप इसको मतलब आपको ऑफकोर्स याद नहीं करना है, आपको एक बार पढ़ेंगे तभी याद हो जाए, क्योंकि इट इज वेरी इजी। क्योंकि अगर कमेटी ऑफ कॉमर्स है तो इसमें जो मिनिस्टर और डिपार्टमेंट्स कौन से कवर होंगे, कौन सी मिनिस्ट्री इसमें कवर होगी? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की डिपार्टमेंट। कमिटीज ऑन होम अफेयर्स में होम अफेयर्स और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। अब इसी तरीके से कमेटी ऑन इंडस्ट्रीज है तो हैवी इंडस्ट्रीज और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दैट इज एमएसएमई। तो इसको नाम से ही अगर इंडस्ट्री के ऊपर कोई कमेटी बनाई गई है तो ऑफकोर्स वो इंडस्ट्री से रिलेटेड ही मिनिस्ट्री में वर्क करेगी। तो आप इसको एक बार बस रीड कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने आपके लिए चारों की जितनी भी 24 कमेटीज है वो सारी लगा दी है, आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सबका। अदरवाइज ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वो आपकी लक्ष्मीकांत की बुक में है, तो आप वहां से जाकर भी रीड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइम आ जाते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर में, जहां पर ये किस चीज को एनालाइज करता है। बजट गेट स्क्रूटनाइज बाय डीआरएससी ड्यूरिंग द रेसेस, यानी रेसेस मतलब जब भी 2 सेशंस के बीच में जो गैप पीरियड होता है उसको हम रेसेस बोलते हैं सबसे पहले तो। एंड इस रेसेस में वो क्या काम करता है? जो भी बजट पेश किया गया है उसको स्क्रूटनाइज करने का काम करता है, यानी कि उसको एनालिसिस करने का काम करता है। इट क्रिएट्स रिपोर्ट्स ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फॉर एवरी मिनिस्ट्री। ये किस चीज पर रिपोर्ट बनाता है? अब ये देखिए, किसी मिनिस्ट्री को अगर कोई भी स्कीम लागू करनी है तो उस मिनिस्ट्री में उस स्कीम को लागू करने के लिए जो भी पैसा या फिर जो भी असेट्स की जरूरत होगी उसकी यानी कि जरूरत होगी, यानी कि वो उनकी डिमांड होगी,
तो उस डिमांड्स की रिपोर्ट बनाता है और वो रिपोर्ट पेश करता है पार्लियामेंट के पास। फिर पार्लियामेंट डिसाइड करती है अपना डिस्कशन करने के बाद कि उस डिमांड्स को क्या हमें ग्रांट कर देना चाहिए उस मिनिस्ट्री को या फिर नहीं करना चाहिए। तो ईच कमिटी कैन बी असाइंड वन और मोर मिनिस्ट्रीज। ऑफ कोर्स ये भी हमने देखा ऊपर कि एक कमेटी को हम एक से ज्यादा मिनिस्ट्री भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर इसका फंक्शन लिखा हुआ है दैट आफ्टर रिसेस डिमांड्स प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री वाइज इन लोकसभा, रिपोर्ट ऑफ डीआरएससी विल बी प्रेजेंटेड टू लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों के पास ये रिपोर्ट जाती है डीआरएससी की। डीआरएससी ने रिपोर्ट बनाई कि सर इस मिनिस्ट्री को ये चीजों की जरूरत है, अब आप देख लीजिए कि इनको ये चीज देना है या नहीं देना है। मैंने तो बस इनको क्या जरूरत थी, जैसे कि आप कहीं बाजार जाते हैं, आपको आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा कि आपको कुछ, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, अगर आपको कुछ चाहिए तो हम लोग को बता दीजिए, तो आप अपनी लिस्ट बनाकर उनको प्रेजेंट कर देते कि मुझे ये चीजें चाहिए होती है। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना होता है कि आपके मम्मी पापा को आपने जो लिस्ट पकड़ाई है उसमें से हर चीज आपकी आ ही जाए आपके पास। उसमें से उनको जो चीज सही लगेगी वो आपके लिए आ जाएगी एंड जो चीज सही नहीं लगेगी वो आपको ग्रांट नहीं की जाएंगी। यानी कि आपकी डिमांड कैन नेवर बी इक्वल्स टू द ग्रांट्स, यानी कि आपकी जो डिमांड्स हैं वो ग्रांट्स के इक्वल हो भी सकती हैं एंड डिमांड्स के इक्वल नहीं भी हो सकती। इट कैन बी इक्वल और कैन नॉट बी इक्वल, यानी कि आपने जितनी डिमांड मांगी है उतनी आपको ग्रांट करी भी जा सकती है और आपको ग्रांट नहीं भी की जा सकती है। नाउ द डिटेल्स ऑफ डिमांड इज डिस्कस्ड, जितनी भी डिटेल ऑफ डिमांड है वो डिस्कस की जाती है। कट मोशन कराया जाता है, वोटिंग होती है लोकसभा में, एंड अगर डिमांड को ग्रांट देना है तो वोटिंग के बाद यानी कि पूरा डिस्कशन करने के बाद इस डिमांड को ग्रांट्स बना दिया जाता है। ओके, समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज आप लोग पीछे से फिर से इसको एक बार और सुनिएगा, आपको 100% ये चीज समझ में आ जाएगी कि जो डीआरएससी का मेन फंक्शन आखिर क्या होता है। यानी कि हर मिनिस्ट्री के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई गई है या फिर 2 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज के लिए एक कमेटी बनाई है, तो वो कमेटी उनसे पूछेगी, अच्छा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री से पूछेगी, अच्छा आपको बताइए क्या क्या जरूरत है, आपको अगर स्कीम लेकर आनी है कोई तो आपको क्या क्या जरूरत है। तो वो कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाएगी, अच्छा आपको ये जरूरत है, ये जरूरत है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट बनाकर वो पार्लियामेंट को दे देगी। पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में ये चीज डिस्कस होगी कि जो मिनिस्ट्री ने ये सारी जो असेट्स मांगे हैं, पैसा मांगा है, क्या उनको देना वाजिब रहेगा या फिर इतना दें या कम दें या ज्यादा दें। तो ये सब चीजें डिस्कस होने के बाद वो डिमांड्स को ग्रांट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऑफ कोर्स अब आपको समझ में आ ही गया होगा। नाउ लिमिटेशंस के बारे में अगर हम देखें तो ये अगेन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पर इसका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। नॉट कंसिडर्ड मैटर विच वॉज कंसिडर्ड बाय अदर प्रीवियसली कमिटीज प्रीवियसली। अगर कोई भी मैटर जो कि पहली कोई कमिटीज में प्रीवियसली डिस्कस हो चुका है, वहां पर उसकी रिपोर्ट बन चुकी है, तो उस मैटर पे ये लोग फिर से दोबारा से अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फिर से अपनी कमेटी की रिपोर्ट नहीं बनाते हैं। ऑफ कोर्स इट इज नॉट लिमिटेशन बट इट इज अ फंक्शन ऑफ कह सकते हैं दिस कमेटी। अगेन इट इज एडवाइजरी इन नेचर, अगेन ये एडवाइजरी होती है, यानी कि इसके पास कोई भी एग्जीक्यूटिव नेचर इसका नहीं होता है, कोई ऑर्डर इशू नहीं कर सकता है, इसलिए इसका जो फाइनल डिसीजन है वो अगेन पार्लियामेंट के पास ही लाए करता है। इसके अगर मेरिट्स के बारे में अगर हम देखें तो इट इज डिवाइड ऑफ एनी पार्टी बायस, यानी कि इसमें कोई भी पार्टी बायस नहीं होता है, क्योंकि हर मिनिस्ट्री में कोई ना कोई मेंबर्स होते हैं अलग अलग जगह के, तो पार्टी बायस यहाँ पे खत्म हो जाती है। इट इज मोर फ्लेक्सिबल, क्योंकि हर मिनिस्ट्री के पास अपनी एक अलग कमेटी है, तो हर कमेटी अपनी सिर्फ उसको एक मिनिस्ट्री को ही चेक करना है, ना कि वो सभी कह सकते हैं सभी मिनिस्ट्रीज को चेकआउट करना है, जहां पर ये फ्लेक्सिबल अपना नेचर शो कर सकती है। इट इंश्योर्स द इकोनॉमी, यानी कि बचत कितनी हो सकती है कितनी नहीं हो सकती है। इट ऑल्सो इंश्योर्स द इफिशियंसी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि पब्लिक में जो खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है, कैसे हुआ है और कैसे किया गया है, क्या इतना करना जरूरी था, इस चीज को भी इंश्योर करती है। एंड अपॉर्चुनिटी टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू पार्टिसिपेट एंड अंडरस्टैंड। इट ऑल्सो इंश्योर की जो एमपीज है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको भी अच्छी खासी जो अपॉर्चुनिटी है वो भी दी जाए, ताकि वो भी इस चीज में पार्टिसिपेट कर सके और इस सब चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो आखिरकार कैसे चलती है। कैन अवेल एक्सपर्ट और पब्लिक ओपिनियन, ये जो पर्सन है यानी कि ये जो कमेटी है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, वो कोई भी एक्सपर्ट या फिर पब्लिक ओपिनियन को भी चाहे तो अवेलेबल करा सकती है, यानी कि उनके पास ये राइट होता है। इट ऑल्सो कैन, यहाँ पर इस कमेटी में कह सकते हैं अपोजिशन पार्टी का और राज्यसभा भी अपना ग्रेटर रोल प्ले कर सकते हैं, यानी कि वो भी अपने काफी सारे सजेशंस एंड अपने सारे ओपिनियंस दे सकते हैं।
सो आई होप दिस इज एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, काफी डिटेल में मैंने आपको समझाया ये सारी चीजें। एक बार आप और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और ज्यादा डिटेल में सब चीजें समझ में आ ही जाएंगी ऑफ कोर्स। एंड ये जो था इस वीडियो का पार्ट नंबर 1, जहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ी। अब नेक्स्ट हम जो अदर चीजें पढ़ने वाले हैं, जो कि है किस पर, जो कि स्टैंडिंग कमेटीज की ही अदर पार्ट है, अदर स्टैंडिंग कमेटी में, जहां पर हम 17 डिफरेंट स्टैंडिंग कमेटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो वो हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर हमारे 2 में। So this is all from my side for today. We will meet soon in the next video. Till then, goodbye. Thank you.